दुनिया में कई युद्ध हुए, कई देशों ने एक दूसरे को बर्बाद किया, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने इतिहास को हिला दिया है। जहां पे ईरान ने इजराइल का कमर तोड़ दिया, और ये कोई अखबार की सुर्खी नहीं है, ये वो चीख है जो गाजा से लेकर तेल अवीव और सीरिया से होते हुए न्यूयॉर्क तक गूंज रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब ईरान इजराइल को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेगा, जहां पे ईरान ने इजराइल का कमर तोड़ दिया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि साल 2024 के अंत से तनाव लगातार बढ़ता गया, जहां पे इजराइल की आक्रमणकारी नीति, फिलिस्तीनियों पर हमले और फिर सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी, ये आग थी जो सुलग रही थी। लेकिन 2025 में आग नहीं, ज्वालामुखी फट गया, जहां पे 16 जून 2025 की रात जब सब सो रहे थे, उस वक्त ईरान के 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों ने इजराइल की धरती को थर्रा दिया। फिर तेल अवीव, इजराइल की धड़कन, वहां की एयर डिफेंस फेल हो गई और हाइफा, अशदूद, नेगेव, हर दिशा से मिसाइलें गिर रही थीं। जहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने पहले तो दावा किया कि आयरन डोम ने सब रोक लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद खुद इजरायली मीडिया मान गई कि इस बार आयरन डोम भी थक चुका था। जहां पे 16 जून की रात जब ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों को निगल रही थीं, जब हर सायरन की आवाज डर को और ज्यादा जिंदा कर रही थी, लेकिन जब लोग अपने बच्चों को उठाकर बंकरों की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त एक सवाल हर जुबान पर था कि प्रधानमंत्री कहां हैं। जहां पे वही नेतन्याहू जो हर हमले के बाद मीडिया के कैमरे के सामने आकर गरजते थे, इस बार 12 घंटे तक गायब थे। जहां पे ना कोई वीडियो संदेश, ना कोई ट्वीट और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री युद्ध के समय लापता था। फिर सूत्रों से खबर आई कि वो बंकर में है, जो कि तेल अवीव से बाहर एक अत्यंत गोपनीय कमांड बंकर में, जहां पर उनके साथ सिर्फ कुछ सीनियर आर्मी अधिकारी और एनएससी के चुनिंदा सदस्य मौजूद थे, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसा किया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। जहां पे एक मिसाइल डिमोना के पास गिरी, जो इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, और एक और मिसाइल गिरा जो नेगेव एयरबेस के रनवे को उड़ा गई। और वही सबसे खतरनाक एक ड्रोन नेतन्याहू के पर्सनल विला से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर आकर गिरा। फिर नेतन्याहू के घर के पास ईरान का हमला, यह हमला सिर्फ जमीन पर नहीं, मनोबल पर था। फिर ईरान बोला हम तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद नेतन्याहू के चुप रहने से पूरे देश में बेचैनी बढ़ने लगी। और फिर इजरायली जनता ने कहना शुरू कर दिया, बटखा, हमें जवाब चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री कहां है, हमारा नेतृत्व कौन करेगा। और फिर सोशल मीडिया पर वेयरस नेतन्याहू और लीडर लीव ट्रेंड करने लगे। फिर नेतन्याहू सामने आए और बंकर से एक वीडियो जारी किया, जहां पे पीछे सादी दीवार, चेहरा थका हुआ और आवाज में घबराहट, जहां पे इजराइल एक कठिन युद्ध लड़ रहा है, हम जवाब देंगे, हमारी सेनाएं तैयार हैं, मैं देश के साथ हूं। लेकिन जनता को संतोष नहीं मिला, क्योंकि अब की बार भाषण नहीं चाहिए था, कदम चाहिए थे। जहां पे नेतन्याहू की चुप्पी ये बताती है कि पहली बार इजराइल को लगा है हम वाकई हार सकते हैं। और ये वो नेतन्याहू हैं जो गाजा पर बम गिराने से पहले ट्वीट करते थे, लेकिन अब जब मिसाइलें उनके ही बगीचे तक आ पहुंची हैं तो ट्विटर भी बंद है और लहजा भी। लेकिन सेना के भीतर भी असंतोष है, जहां पे आईडीएफ के कुछ पूर्व जनरलों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार की रणनीति नाकाम रही है, हमें जनता की नहीं, नेतन्याहू की जिद की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो सवाल अब ये नहीं है कि नेतन्याहू कहां थे, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस युद्ध को नेतृत्व दे सकते हैं, या फिर ये उनकी सत्ता का अंतिम अध्याय है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब नेता बंकर में छिपते हैं तब जनता सड़कों पर उतरती है,
और इस बार सड़कों पर सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि टूटे हुए भरोसे की राख भी बिखरी पड़ी है। जहां पे हर बार, हर युद्ध में, हर हमले के बाद अमेरिका यही कहता है, लेकिन इस बार जब ईरान ने हमला